नमस्कार दोस्तों, मैं खेमराज आपका स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, हम एक सीरीज यहां पर शुरू कर रहे हैं और उसके कई वीडियो हमने डाल दिए हैं कि आपके जो कमेंट होते हैं ना रेलवे भर्ती के, आप देखो YouTube पर कमेंट इसलिए करते हैं कि आपकी कुछ प्रॉब्लम होती है ताकि आपको उन चीज़ों का सोल्यूशन मिल सके। जैसे आपने फॉर्म भरा, उसमें कुछ गलती हो गई, आपने मार्कशीट के परसेंटेज गलत डाल दिया, फादर का नेम गलत डाल दिया, रोल नंबर गलत डाल दिए, आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है, डीबी में कोई प्रॉब्लम है, तभी तो दोस्तों आप कमेंट करते हो। और आप कमेंट किस लिए करते हो कि भाई आपको कोई रिप्लाई मिले। आप इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कमेंट करते हो। और दोस्तों, मैं भी अपना जो कीमती समय है जो मेरे को बचता है, वो उसमें से कुछ समय निकाल कर आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये 2-3 कमेंट्स दिखाना चाहूँगा। एक तो आप स्क्रीन पे देखिए, सचिन सिंह जी बोल रहे हैं कि तुम भी भाई एक ही बात को 2-3 अलग अलग वीडियो बना के बता रहे हो, बिजनेस स्टार्ट जैसे ही चैनल थोड़ा ग्रो हो जाए सही है। मतलब कि कुछ भी। इसके अलावा जितेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं तुझे कुछ नहीं मिल रहा तो कमेंट पर ही वीडियो बनाने लग गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनको आप खुद रिप्लाई दे सकते हैं। मैं वीडियो आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूं, है ना। मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूं। आप कमेंट इसीलिए तो करते हो कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको रेलवे भर्ती के संदर्भ में कुछ समस्याएं हैं किसी भी रिलेटेड, तो आप कमेंट इसलिए तो करते हो कि भाई आपको एक आशा है, आपको एक उम्मीद है कि मैं एक रिप्लाई दूंगा। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार के कमेंट कई हैं, एक नहीं कई हैं, तो आप इनका खुद यहाँ पर रिप्लाई दीजिए। कमेंट के माध्यम से अपना सजेशन जरूर कीजिएगा कि मुझे जो ये डाउट सेशन, आपके जो कमेंट है जो डाउट वाले हैं, इनका रिप्लाई देने को वीडियो आगे से बनाना चाहिए या फिर इस सीरीज को यहीं बंद करना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, अलग अलग जो मैंने डाउट्स के ऊपर जितने वीडियो बनाए हैं उनको आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला आपका मैसेज है, जितेंद्र सर रीजनिंग पूछ रहे हैं कि सर मेरे हाथ में ओम है और मेरा नाम लिखा हुआ है। देखो, ये कमेंट किसी दूसरे भाई ने भी किया था कि सर हमने हाथ में टैटू बना रखा है या हाथ में नाम लिख रखा है। तो देखिए, रेलवे के मेडिकल में जितना मुझे पता है इन सब चीज़ों से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो रेलवे में तो आपको मेडिकल में ये जो टैटू बना रखे हैं ना, जितना मुझे पता है आपको इससे कोई समस्या नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं, अमित साहू जी पूछ रहे हैं सर आप उमंग स्टडी के साथ दीजिए और एक वीडियो बनाइए फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए। तो देखिए, मैं आप सभी व्यूवर्स को, मेरे सभी भाइयों को, मेरे सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि देखो, एज ए रेलवे एम्प्लॉई मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे रेलवे के आचरण नियम जो हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, है ना। हम सरकार का विरोध नहीं कर सकते हैं। ये रेलवे के जो रूल्स हैं उनके अंदर आता है, रेलवे के आचरण नियम के अनुसार आता है कि हम किसी भी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए किसी भी प्रकार का वीडियो नहीं बना पाऊँगा और ना ही आपसे फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए कह पाऊँगा। हाँ, ट्विटर पर कैंपेन की बात थी, ट्विटर पर हमने आपका खुल का साथ दिया है और ट्विटर कैंपेन खूब हमने किया है। लेकिन दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस चीज़ में आपका साथ नहीं दे सकता। आगे बात करते हैं, अजय योगी जी पूछ रहे हैं कि क्या आप इस बार एग्ज़ाम देके पॉइंट्समैन बन सकते हो। तो देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि देखो, अगर 2019 का मैंने पेपर दिया, है ना, मान लो 2019 वाला मैंने फॉर्म तो भरा है, अगर मैंने पेपर भी दिया और अगर मेरा पॉइंट्समैन भी सिलेक्शन हो गया तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। क्योंकि मैंने रेलवे में जब आया तो वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं कि ग्रुप डी में जो जॉब है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा अनुकूल नहीं है। अगर आप देखो, अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपके लिए कोई भी जॉब है वो अच्छी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास टैलेंट है, तो आप, जैसे मैं ग्रुप डी में हूँ फिलहाल, तो मैं फिर ग्रुप डी की तैयारी क्यों करूँगा। तो हमारा तो यही है कि मैं इससे अच्छी जो पोस्ट है, ग्रुप सी की जो पोस्ट है, उनके लिए प्रिपरेशन करूं। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को नहीं प्रेफर करूंगा कि अगर मेरे को दोबारा एग्जाम देके पॉइंट्समैन बनने का मौका मिले। तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अब मैं ग्रुप डी में ऑलरेडी हूं और पॉइंट्समैन ग्रुप डी की जॉब है, तो मैं क्यों उसी पोस्ट में तैयारी करके वापस जाऊं और कहीं ना कहीं सैलरी भी पॉइंट्समैन की
मेरी पोस्ट से तो कम ही होती है, तो मैं क्यों जाना चाहूँगा। हालांकि वर्क थोड़ा हार्ड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं तैयारी करूँगा तो अच्छी करूँगा जीडीसी के थ्रू, है ना। तो इसके लिए तो मैं यही बताना चाहूँगा कि मैं पॉइंट्समैन नहीं बनूंगा दोबारा एग्जाम देके। आगे बात करते हैं, जयप्रकाश यादव जी पूछ रहे हैं, सर मेरा भी कमेंट ले लीजिए सर, मैंने फॉर्म भरते टाइम पे फ़ोन नंबर जो दिया था वह खो गया है और हमारे आईडी पर नहीं था, तो कोई प्रॉब्लम हो गया क्या। देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने फॉर्म भरते टाइम पे मेल है, आपका मोबाइल नंबर है, ये सारी चीज़ें खो चुकी है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है पहले तो मैं आपको वो बताना चाहूँगा, और क्या सोल्यूशन हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो प्रॉब्लम तो आपको क्या होगा, जब आपका रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं होगा तो उस समय आप रजिस्ट्रेशन कैसे प्राप्त करोगे। फॉरगेट रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पर ओटीपी मांगता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो अगर आपके पास आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे आप निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बाद में अगर आपका रिजल्ट आता है तो आपको रेलवे कई बार अपडेट देता है, जैसे आपका डीवी में नाम आया है, आपको रेलवे मैसेज भेजेगा, मेल करेगा, फिजिकल के लिए नंबर आया है तो भेजेगा, डीवी के लिए बुलाया है तो बुलाएगा, रेलवे में सिलेक्शन होगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उस समय भी आपको कॉल किया जाता है कि भाई आपको लेटर मिला या नहीं मिला, मिला हो या नहीं मिला हो तो आप वो कॉल करके बोलते हैं कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला है नहीं मिला है, आपको इस तारीख को रिपोर्टिंग करनी है। तो ये समस्याएं आपको होती हैं अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं होता है तो, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, देखो फिलहाल तो कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास, जब आप सीबीटी एग्ज़ाम देने जाओगे तब कुछ नहीं है, आप उसके बाद में डीवी होगा, वो आपके पीटी होगा, उसके बाद में रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने के बाद डीवी में आप क्या करना, डीवी में जो एपीओ होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करना वहाँ पे आरआरसी में कि सर ऐसी ऐसी बात है और मेरा मोबाइल नंबर है उसमें प्रॉब्लम है, तो एक रिक्वेस्ट कीजिएगा, हो सकता है आपको मोबाइल नंबर वहाँ पर अपडेट कर दिया जाए। ओके, के बारे में बताना चाहूँगा, जो आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेईई नीट की या बोर्ड की, तो दोस्तों आपके कोई भी डाउट है इनका 24 आवर्स यहाँ पर आंसर पा सकते हो। और दोस्तों मात्र 3 सिंपल स्टेप में, सबसे पहले आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर लगाकर आपको साइन अप कर लेना है, और उसके बाद दोस्तों आपका जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, उसका आपको कैमरा ऑन करके उसको आपको फोटो डाल देनी है। और दोस्तों मात्र 60 सेकंड में जो भी इंडिया के टॉप एक्सपर्ट है उनसे आप कनेक्ट हो जाओगे सिर्फ वीडियो कॉल के माध्यम से। और दोस्तों मात्र 7 सेकंड में आप दोस्तों इसका आंसर है बिल्कुल लाइव वीडियो कॉल के माध्यम से ले सकते हैं। तो एक बहुत बेहतरीन ऐप है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी करते हैं और कोई भी उनका डाउट, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो गाइस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि अगर सर किसी के कोर्ट में एफआईआर चल रही है तो रेलवे में जॉब का क्या होगा। देखो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है, इसका यहाँ पर रिप्लाई देना इतना आसान नहीं है। मैं आपको रेलवे का वेरिफिकेशन जो होता है, पुलिस वेरिफिकेशन, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इस संदर्भ में मैं भी जानकारी जुटा रहा हूँ, और जैसे मेरे को जानकारी इसके बारे में पूरी प्राप्त हो जाती है, मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा, तो आप वेट कीजिएगा। आगे बात करते हैं कि सर जीडीसी और एलडीसी एग्जाम से हम ग्रुप डी से डिपार्टमेंटल एग्जाम देके डीआरएम, डीओएम या एसएस बन सकते हैं क्या। देखो यह आपका जो सवाल है ना, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जो डीआरएम होते हैं, ये जो पोस्ट होती है ना, ये यूपीएससी के थ्रू रेलवे में भरी जाती हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं होती हैं, है ना, कि हम जीडीसी के थ्रू, जीडीसी जो होती है उसके तहत 2800 पे ग्रेड तक का हम प्रमोशन ले सकते हैं, एलडीसी में 4200 तक का ले सकते हैं। तो ये एक हिसाब से ऑफिसर की पोस्ट होती है, तो इनको यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो डीआरएम के लिए, इनके लिए, लेकिन एसएस के लिए बताना चाहूँगा, एसएस की जो पोस्ट होती है ना, वो स्टेशन जो मास्टर होते हैं, एसएम जो होते हैं, तो वही प्रमोट होके, उनका प्रमोशन होके वो एसएस बनते हैं। जो सीनियर बाद में जो हो जाते हैं ना, उनसे बनते हैं एसएस। तो आप जीडीसी के थ्रू और एलडीसी के थ्रू तो नहीं बन सकते। जीडीसी से तो आप 2800 पे ग्रेड की जॉब ले सकते हो, और एलडीसी के थ्रू 4200 तक की, है ना। तो ये जानकारी है। और बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, जिसका भी कमेंट रह गया है माफ़ी चाहता हूँ, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ। तो यहाँ पर बंदन स्वेन जी पूछ रहे हैं कि आफ्टर ज्वाइनिंग ग्रुप डी अगर मेरा सिलेक्शन अदर पोस्ट लाइक स्टेट एसआई में हो गया तो क्या मैं जा सकता हूँ क्या। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका रेलवे में ग्रुप डी के जो पोस्ट है उस पर सिलेक्शन हो जाता है, ग्रुप डी का
जो आपका जो पे ग्रेड होता है वो 1800 होता है ना। तो अगर आप 1800 से ऊपर का किसी एग्ज़ाम में अगर आप क्लियर कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको इजीली रेलवे से एनओसी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई टेंशन नहीं मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, अगर ज्वाइनिंग के बाद अपनी फॉर्म भरा है, ज्वाइनिंग के बाद आप किसी का भी फॉर्म भरते हो, तो आपको रेलवे को पहले बताना होगा कि मैं यहाँ पर इस चीज़ का फॉर्म भर रहा हूँ, ताकि रेलवे आपको पहले से एनओसी के लिए बाद में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो हाँ, अगर आप रेलवे में कोई जॉब कर रहे हैं, अगर उससे हायर पे ग्रेड है उसकी जॉब आप ले लेते हो, तो बिल्कुल आपको रेलवे की तरफ से एनओसी दे दी जाएगी। तो आशा करते हैं आपके जो भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डाउट्स थे उनका हमने आज के 10 टॉप कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई हमने दिया है, और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। किसी प्रकार का सजेशन, किसी प्रकार की राय हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर पूछ रहे हैं सुदेश कि सर, ग्रुप डी में सिलेक्शन होने के बाद पूरे दिन जॉब करने के बाद उस दिन स्टडी के लिए कितना टाइम मिलता है? तो देखिए सुदेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, फिलहाल मैं अपनी खुद की कंडीशन आपको बता रहा हूँ। 8 घंटे ड्यूटी टाइम होता है, और 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आप आओगे, नहाओगे भी, है ना, और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी करोगे, मॉर्निंग को उठेंगे। अगर आप अकेले रहते हो, है ना, आप मैरिड नहीं हो, बैचलर हो, तो खाना बनाओगे मॉर्निंग में, शाम को बनाओगे, कपड़े धोना है, बहुत सारे काम हैं। तो इन कामों में आपको 2 से 3 घंटे तो मिनिमम लगेंगे, सुबह के और शाम के। तो 8 घंटे वो, 2-3 घंटे वो, 11 घंटे का टाइम तो ये हो गया। अब आपके ऊपर है, अगर देखो जैसे हमारी जो पोस्ट है उसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हार्ड वर्क होता है, तो कई बार तो क्या होता है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता, इतनी थकान हो जाती है कि सिर्फ सोना होता है उस दिन। तो एडजस्ट करके अगर आप पढ़ने के इच्छुक होते हैं तो आप ईजीली मेरे हिसाब से 1 से 2 घंटे तो निकाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो इतना मैक्सिमम टाइम फिलहाल मैं तो इतना नहीं निकाल पा रहा हूँ, रियली बताऊँ तो मैं तो मुश्किल से 1 घंटे में नहीं निकाल पा रहा हूँ पढ़ाई के लिए। बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी अपनी पढ़ाई है उसको यहाँ पर डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए अधिक से अधिक निकालूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। पवन कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर, मैंने नॉर्दर्न रेलवे से फॉर्म डाला है और ग्रुप डी में, क्या मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद बोर्ड में हो जाएगी? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम किसी भी जोनल रेलवे से फॉर्म डालते हैं, है ना, तो फिलहाल भारत में 17 जोनल रेलवेज हैं, है ना। तो आप किसी भी जोनल रेलवे से, किसी भी भर्ती बोर्ड से आप फॉर्म डालिए, ठीक है, एनसीआर से डालिए, एनडब्ल्यूआर से डालिए, नॉर्दर्न रेलवे से डालिए। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, तो उसी जोनल रेलवे में होगी। वैसे एनडब्ल्यूआर की बात करूँ, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो हमारा है अजमेर बोर्ड का, तो उसकी जो ज्वाइनिंग होगी ना, जो भी यहाँ पर जो भी सफल कैंडिडेट होंगे उनकी ज्वाइनिंग हमारे जो 4 डिवीजन है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, सिर्फ उन्हीं में ही होनी है। यानी कि यहाँ पर अजमेर बोर्ड में होगी, ना कि इलाहाबाद में, दिल्ली में, या किसी भी अदर सिकंदराबाद जोन, चेन्नई जोन, मुंबई, किसी में नहीं होगी। लेकिन हाँ, बाद में आप ट्रांसफ़र के जरिए, बहुत सारे तरीके हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र और भी तरीके हैं, उनसे अपनी मन पसंदीदा जगह पर जा सकते हैं। ओके, चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। मिस्टर शान पूछ रहे हैं कि भैया, मेरे मॉक टेस्ट में 30 से 40 के बीच मार्क्स आ रहा है, क्या करूँ? रिप्लाई नहीं दिए तो देख लीजिएगा, मूड खराब हो जाएगा। भैया 20 मॉक टेस्ट दे चुका हूँ, लेकिन क्या करूँ? देखो मिस्टर शान जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हो सकता है कि आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर नहीं हो सकता है कि आपने जो फाउंडेशन है, मतलब अच्छे से आपने जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीखी ही नहीं होंगी। इस वजह से जब आप टेस्ट देते हो, या आपने हो सकता है कि रेलवे ओरिएंटेड चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, हो सकता है इसी वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं टेस्ट में। तो मेरी सलाह आपको यही है कि आप एक किसी भी पर्टिकुलर ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस से एक बार कोचिंग लीजिए पर्टिकुलर, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, फिर टेस्ट लगाइए। आप डायरेक्टली बिना प्रिपरेशन के अगर टेस्ट देने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं यहाँ पर कम आएंगे, और उससे आप डीमोटिवेट भी होंगे। तो मेरी सलाह यही है कि आप एक बार अपना जो कोर्स है उसको पूरा कीजिए, उसको पढ़ाई कर लीजिए, और फिर बाद में टेस्ट दीजिएगा। आपके कहीं ना कहीं मार्क्स हैं यहाँ पर इंक्रीज हो जाए।